उस माँ से लोकतंत्र का पर्दा इन्होंने खींच लिया है, आंचल खींच दिया है। डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप में अपने अनुसार इन 10 वर्षों में डेमोक्रेसी का के पैरों को काट दिया है। नरेंद्र मोदी कभी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के नहीं है। जहां तिरंगा से परहेज होता था वहां के नरेंद्र मोदी हैं, लोग जाने। लोकतांत्रिक देश है कि हाँ, नहीं? भारत लोकतांत्रिक देश है कि नहीं है। पूरे भारत को आप नीलाम करने जा रहे हैं, कृषि को ठेके पर देने जा रहे हैं, न किसान से पूछ रहे हैं, जिसको आप बेच रहे हैं। नेता हैं, पार्टियां हैं, उनको तोड़ते गए। ईडी का इस्तेमाल, किस तरीके से आपने आईटी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल। ये ऑनरेबल जुडिशियरी क्या कर रही है इस देश की? उस सदन की तरफ कैसे ताक सकता, जिस सदन के लिए गांधी ने जिसे बेसवा कहा था, भगत सिंह जिसे कहा करते थे ऐश्वर्य। चुनाव तो होता है तो कहाँ नेता का बेटा नेता बन रहा है? उन्हीं को सुरक्षा का डर है। हम तो 24 घंटे काम करके हमको तो कोई डर नहीं है। हमको डर इनसे है, ये मार देंगे। मुझे डर इनसे है, इन बेईमानों से मुझे प्रतिपल डर है। इनके बाप का है क्या जो करते चले जा रहे हैं डेमोक्रेसी के साथ। सोशल मीडिया पर एक मुद्दा बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, उस पर सब लोग बात कर रहे हैं। वो है ध्रुव राठी का वीडियो, जिस पर उन्होंने कुछ ऐसा सवाल खड़ा किया है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर जंग है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि 30 साल का लड़का 30 मिनट में जो बोल गया वो हमारे देश के पत्रकार 10 सालों में नहीं बोल पाए। वो पत्रकार जिन्हें पत्रकार कहा जाता है, जिनके पास एजेंसियां हैं, वो तमाम लोग जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, वो लोग 10 सालों में उतने सवाल नहीं उठाए जितना ध्रुव राठी ने 30 मिनट में उठा दिया। ध्रुव राठी के वीडियो यूट्यूब के कई रिकॉर्ड तोड़ चुका है। 5 दिन के अंदर इतनी ज़्यादा संख्या में लोग उसे देख रहे हैं। 15 मिलियन के आसपास लोगों ने उसे देखा। अब लोग ये कह रहे हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या है जिस पर इतनी चर्चा है। अब उसमें ध्रुव राठी कई सवाल उठा रहे हैं, जिसको लेकर जो है विपक्ष उसको अपने सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर कर रहा है, और जो सरकार के पक्ष में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इससे देश की छवि धूमिल हो रही है। अब हम बात करने आए हैं कि क्या सच में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, क्योंकि ध्रुव राठी ने ये कहा कि देश जो है वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है, तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, 1 नेशन 1 पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। इस तरीके के सवाल वो उठाते हैं। वो भारत की तुलना उत्तर कोरिया से करते नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि देश में लोकतंत्र जो है वो खत्म हो चुका है। इसके लिए वो कई एग्जाम्पल भी देते हैं। तो आज हम यही बात करेंगे कि क्या सच में लोकतंत्र खत्म हो गया है। हमारे साथ संपूर्णानंद मल जी हैं, इन्हें पूर्वांचल गांधी के नाम से जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात की कि ये संविधान को बहुत पढ़ते लिखते हैं, तो ये बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि क्या सच में लोकतंत्र खत्म हो गया है। तो मैं बात की शुरुआत कैसे करूं? मैं क्या लोकतांत्रिक भारत में बैठी हुई एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में शुरुआत करूं, या ये मैं मान लूं कि देश जो है वो राजधर्म की तरफ बढ़ रहा है? पहले तो वेलकम भारत एक नई सोच के एडिटर द्वय ब्रिजेंद्र जी और पल्लवी का, कि आप लोग नित्य नया एक कुरेदता और ऐसा सवाल लेके आते हैं जो विवश करता है कि कुछ बोला जाए। और ध्रुव राठी को तो मैं जानता नहीं था, आज आप बोली। हाँ, पहले आप ध्रुव राठी को नहीं जानते कभी थे? नहीं। क्या बात है? मैंने देखा भी नहीं कभी और सुना भी नहीं कभी। आज आपने जो वीडियो भेजा था तो उसको मैंने सुना। वो उसमें जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं वो जेन्युइन है, और उन्होंने कुछ भी नया नहीं कहा है। अच्छा। हाँ, जो भी इस देश के प्राइम मिनिस्टर, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है वही उन्होंने दोहराया है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ध्रुव राठी ने जो कहा वो एकदम आईने में कुछ धुंधला था, उसको साफ करने का काम? कुछ नहीं नया कहा। उसने तो इतना, जैसे जो कहा ना उसके लिए एक सपोर्टिंग एग्जाम्पल भी लगा दिया कि ये आपने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा, ये काम किया, यह काम किया, चुनाव आयोग को ऐसे कैप्चर किया, फिर यहाँ ये किया, सब कुछ का। उसमें कुछ नया उसने बताया ही नहीं। पूरे वीडियो में कुछ भी ये बताने की कोशिश नहीं की कि डेमोक्रेसी दरअसल में क्या है, भारत में फिट बैठ रही है, नहीं बैठ रही है, डेमोक्रेटिक देश है कि नहीं है, मूल रूप से क्या है, कि केवल हम हुआ लोगों को बता दिए हैं डेमोक्रेसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी, नरेंद्र मोदी की मदर ऑफ डेमोक्रेसी का भारत है कि नहीं है। बिल्कुल जो नरेंद्र मोदी ने उस पूरे वीडियो में 30-28 मिनट की वीडियो में 5-6 मिनट अदर देन नरेंद्र मोदी है,
बाकी सारे नरेंद्र मोदी के काम उसमें गिनाए गए हैं। किस तरीके से इन्होंने मदर ऑफ डेमोक्रेसी के किस फादर ऑफ तरीके से इन्होंने के हथौड़ा मारा है डेमोक्रेसी के ऊपर घुमा के। तो और एक विचार आइडियोलॉजी होती है, तो हम सीधे थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे। पहले आपके चैनल से अपने मित्र को, सुनने वालों को और न भी सुनने वालों को, और जो जानते हैं नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, और मुझे लगता है कि 142 करोड़ लोगों में से डेमोक्रेसी तो हो सकता है कि 40 करोड़ लोग सुन लिए हों, बाकी किसान मजदूर 100 करोड़ तो नहीं जानते कि ये क्या बला है। लोकतंत्र नहीं जानते, शब्द ही नहीं जानते। तो आज हम ये बताएं कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, लोग जाने। लोकतांत्रिक देश है। हाँ, भारत लोकतांत्रिक देश है कि नहीं है, हम अभी आएंगे अगले बिंदु पर। पहले लोकतंत्र क्या है ये बताएं सरल शब्दों में, ताकि लोग भी, आपका कैमरा जहां तक आपकी आवाज आपके इस चैनल की पहुंचे, लोग जाने। लोकतंत्र माने लोगों का तंत्र, लोग जिसमें लोग मिल के बनाते हों, वह लोकतंत्र है। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी है, हम इस्तेमाल लोकतंत्र शब्द का करेंगे यहाँ, ठीक है, ताकि आसानी हो हमको समझने में। लोगों का तंत्र हो। अब लोगों का तंत्र क्या हो कि लोगों की सरकार हो, लोग ही मिल के बनाते हों और अपनी वही संचालित करते हों और अपने लिए करते हों, ठीक है ना, ठीक है ना। लोगों के द्वारा, लोगों की सरकार, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल और फॉर द पीपुल, ठीक है ना। यह कोटेशन है इब्राहिम लिंकन का। जब हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े गए थे, 1857 का गदर हो गया था, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम हो गया था, और 61 में 58, 59, 60 में 1862 के आसपास जब हम नया यहाँ वायसराय की नियुक्ति हुई और सीधे भारत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन आ गया, समान समय में अमेरिका में इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति थे और उन्होंने इस शब्द दिया था, लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। तो ये तो हो गया। अब हम उसी लोकतंत्र को यहाँ जपना, रोज जपते हैं, हम बोलते हैं, ठीक। अब हम आते हैं आजादी। कहते हैं कि भारत जो है वो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हाँ। और इसका परचम दुनिया में माना जाता है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी इन्होंने कहा भी, प्रधानमंत्री ने। हाँ, और लोग उनको कहते हैं कि फादर ऑफ डेमोक्रेसी। और उनको फादर ऑफ डेमोक्रेसी, अब जो लोग कहें, मैं नहीं कह सकता, इसलिए कि गंदी बात होगी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो हम कहेंगे ही, लेकिन हम इस शब्द से का इस्तेमाल नहीं कर सकता, इसलिए कि लोकतंत्र से, उस माँ से लोकतंत्र का पर्दा इन्होंने खींच लिया है, आंचल खींच दिया है, इसलिए ये उसके योग्य नहीं, ये शब्द मैं इनके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब मैं आता हूँ, अभी बताता हूँ कि लोकतंत्र, जो लंगड़ा लोकतंत्र भारत का था, उसका किस तरीके से दोनों का पैर इन्होंने कलम कर दिया है। यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। तो 1947 में आज़ादी मिली, तो हमारे यहाँ लोकतंत्र, कैसी लोकतांत्रिक प्रणाली थी हमारे यहाँ? पार्लियामेंट्री संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र हमारे यहाँ है, यही अडॉप्ट की गई, ठीक। संसदीय लोकतंत्र को लोकतंत्र मान लिया गया, एक बात। जबकि संसदीय लोकतंत्र लोकतंत्र नहीं है, यह एक मॉड्यूल है, और ब्रिटेन का मॉड्यूल है। दुनिया में बहुत सारे जगहों पर संसद है, और ये स्टैंडर्ड माना गया कि वहाँ बैठ के लोगों के प्रतिनिधि जाएंगे तो लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनफैक्ट तो लोगों, पूरी भारत की जनता तो संसद में पहुंचेगी नहीं, राइट। तो किसी एक ऐसे को चुन लिया जाए जो हम सबकी आवाज वहां पहुंचा दे। ये व्यवस्था, विधायक सांसद, हाँ, जो संसद का कॉन्सेप्ट था भारत के संदर्भ में, वो इरविन का था। अच्छा। इरविन गवर्नर, इरविन जो है यहाँ वायसराय था। तो मुझे लगता है कि 26-27 से लेके और जो है 31-22 भगत सिंह के फांसी के समय तक इरविन था, और ब्रिटेन में रेमजे मैकडॉनल्ड प्राइम मिनिस्टर थे। तो पार्लियामेंट यहाँ की बनी, भारत की। पार्लियामेंट उसने इसलिए बनाया था कि इस पार्लियामेंट में बैठकर भारत के जो संसद के सदस्य हैं, तब इंपीरियल काउंसिल उसे कहा जाता था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो भारत का, ठीक है ना। उसे भारत में आज़ादी के बाद संसद कहा गया और अंग्रेजी में पार्लियामेंट कहा गया। तो उसमें जो है, उसने इस नियत से बनाया था कि जो विरोध है भारत में, लोग क्या सोचते हैं, इसमें चर्चा होगी, लोगों के प्रतिनिधि अपने क्षेत्र का, लोगों के विचार को रखेंगे, और ये हमारे लिए सत्ता, इस देश को गुलाम बनाए रखना
आसान होगी। वह डेमोक्रेसी मतलब नहीं जो, था। जो विरोध में जो आवाज उठ रही होगी वो क्यों वो उठे, समझने का एक जगह, एक सदन ऐसा जगह बनेगा जिसमें हम भारत को अच्छी तरीके से समझ सकेंगे। विभिन्न प्रतिनिधि आएंगे चयनित होकर देश, अपने यहाँ की प्रॉब्लम हाँ, और वो बताएंगे, बहस होगा, और उसमें हम, वह डेमोक्रेसी ये नहीं था कि भारत को हम लोकतंत्र का उपहार दे रहे हैं कि लो तुम अब डेमोक्रेसी वाले हो जाओ, नहीं, कहीं कुछ नहीं था। तो ये चालू हुआ, वही हमने एडाप्ट कर लिया, ठीक है। वह आज तक भी चल रहा है, उसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ है। अब डेमोक्रेसी का सवाल इसलिए आप हम सबको पूछना चाहिए। लेकिन संविधान में तो जैसे लिखा है ना, जनता के द्वारा, मतलब हम ही जनता लोग के चुनते लिए, हैं, जी, हम ही लोग चुनते हैं जी, किसी एक शख्स जी, को, जी। तो जनता के द्वारा आप बन गए मेरे, जी, जो आप मेरी जी, आवाज जी, उठाएंगे, जी, जी। तो जनता का द्वारा और जनता के लिए ही कानून जी, बनता जी, जी। है। तो संविधान में तो ऐसा ही लिखा है कि जी जनता जी के लिए, बिल्कुल, जनता ये के लिखा लिखाया है और उसी की बात मैं कर रहा हूँ। अब मैं आता हूँ कि चुनाव कितना जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का डेमोक्रेसी, ठीक। एक एक पर बता दें, जनता का डेमोक्रेसी नहीं रह गया है। आप कहिए 5,000 की डेमोक्रेसी है, लब्बो लुआ 5,000 लोगों की, ये अप्रॉक्सीमेट एग्जैक्ट फिगर हम नहीं दे पाएंगे। 545 लोअर हाउस के मेंबर्स, 243 अपर हाउस के मेंबर्स राज्यसभा, और 4100 कुछ मेंबर्स जो है जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ठीक है ना, उनके मेंबर। तो टोटल जो संख्या होती है लेजिस्लेशन की, वो अप्रॉक्सीमेटली 5,000 की होती है। वो 5,000 सदस्य में से 20% घटते बढ़ते हैं। 80% सदस्य जो 1947 में उन कब्जा कर लिए थे उन सदनों पर, 52 में पहली बार, उनके घर के लोग, उनकी तीसरी पीढ़ियां उन सदनों पर आ गईं। बीच में जो लोग घुसते गए उनकी पीढ़ियां आती जा रही हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी है भारत की, वो ये नहीं, जनता की तो है ही नहीं है यार। ये तो केवल कहने के लिए जनता और 100 करोड़ लोग तो केवल मतदान को लोकतंत्र समझते हैं। बटन दबाया, गांव का आदमी, किसान, मजदूर जो नहीं जानता है, वो आबादी 100 करोड़ है, उसमें से 60 करोड़ मतदाता। हम ही लोगों में से तो कुछ उठ के ना चुनाव लड़ते हैं। आप में से उठ के चुनाव लड़ते तो हमारे ही आपके बीच के हैं। कितने लोग लड़ते हैं? बहुत सारे लोग लड़ते हैं। कितने लोग लड़ते हैं? 5,000 चयनित होते हैं, एक सीट पर 10,000, 10 जोड़ दें, एक सीट पर 10 दें, 50,000 कॉन्टेस्ट करते होंगे, सभी जो जिनको लोग जानते हैं, ठीक। और उसकी फीस कितनी है? 95 लाख रुपए, 90 लाख रुपए पार्लियामेंट संसदीय क्षेत्र के चुनाव का खर्चा है, और 70 या 75 लाख रुपए विधानसभा के सदस्य की जो, और जो पर्चा दाखिला का पैसा लगता है, जो चुनाव में सदनों में पहुंचने का तरीका है, जो खर्च है, वो कम से कम 102 करोड़ लोग, 80 करोड़ जो 5 किलो अनाज में दुनिया तलाश रहा है अपनी, और जो 22 करोड़ कुपोषित है, जो जानता ही नहीं है कि क्या है ये क्या बला है, ये कौन लोग हैं, क्या, वो खा के मर जाता है, खा के मर जाता है। बस वो उस लोकतंत्र तो उसकी न कई पीढ़ियां नहीं जानती, इस शब्द का ही नहीं जानता। उसको बड़े मुश्किल से एक वोटर कार्ड, ये जो देश के लुटेरे हैं, इनको मैं लुटेरा कहता हूँ, ये अपने हित के लिए जब ये जो वोटर बढ़वाते हैं ना, ये इनका सभी पार्टी, सभी नेता जिनको बनना रहता है, वो अपना खर्चा लगा के नेताओं के साथ, अधिकारियों के साथ मिलकर एक लिस्ट पकड़ा दिया गया है, आधार कार्ड लो, तुम वोट डाल देना हमको, ठीक है। आधार कार्ड बनवा दिया, तो वो वोट डाल दिया मुश्किल से, वो ये भी नहीं जानता है कि हाँ यहाँ डाल दो, ऐसे बटन दबा दिया, बटन दबाने में बस बटन दबाना, वो भी यहाँ ऐसे दबा, तो कैसे दबेगा, कहाँ दो, उतना दबा दिया, वो क्या जानता है यार। तो ये एक धूर्तता है, ये एक गलत है, नाइंसाफी है। और ये कहना कि डेमोक्रेसी है, 100 करोड़ लोग नहीं जानते कि डेमोक्रेसी, स्वाद चखना तो दूर की बात है, नहीं जानते। अब आइए तो कह रहे हैं कि जो 80 करोड़ लोग जिनको 5 किलो राशन दिया जा रहा है, वो नहीं जान रहे डेमोक्रेसी, और जो कुपोषित है 22 करोड़, उन लोगों को नहीं पता है डेमोक्रेसी। तो आपको लगता है कि मतलब इन लोगों की हिस्सेदारी नहीं है तो लोकतंत्र नहीं, हिस्सेदारी है। वोट आपने तय कर दिया कि वोट दे दिया, तो ये मानते हैं सबकी हिस्सेदारी हो गई। वोट दे दिया, मैंने पसंद किया है कि मैं किस, नहीं, वो नहीं जानता, वो पसंद ही नहीं जानता। वो पसंद जान जाए तो बलात्कारी को वोट देगा, जो उसकी बेटी बहन के साथ बलात्कार करते हैं, वो उस लुटेरे को वोट देगा,
उस क्रिमिनल को बता दिया जाए, उस बहुत गरीब बहुत मूर्ख आदमी है उसको भी बताइए कि इतने लोगों की हत्या किया है, ये बलात्कार करता है घूम के, तो हाथ जोड़ के गरीब कहेगा कि हम नहीं वोट दे बाबू आपके, वो कहेगा। लेकिन ये पूरा सिस्टम, ये पूरा लोकतंत्र की सच्चाई आपको रख दूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जिस भी 142 करोड़ लोगों को जिसको बड़ा खराब लग रहा होगा, ये ऑनरेबल जो लोग हैं, ये ऑनरेबल लोगों का की दस्तान मैं बता रहा हूं, क्योंकि हम तो उस पर थूकते हैं पूरी प्रक्रिया पर, ठीक है ना, हमको तो सदन से कोई मतलब नहीं। मैं उस सदन की तरफ कैसे ताक सकता जिस सदन के लिए गांधी ने जिसे बेस्वा कहा था, भगत सिंह जिसे कहा करते थे ऐश्वर्य और विलासिता का जीवन जीने वाले इन सदनों में बैठने वाले लोगों से इस हिंदुस्तान को कोई, हिंदुस्तान के लोगों को कोई उम्मीद नहीं करना चाहिए। अशफाकुल्ला का कहा करते थे कि इन सदनों में मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं जिसमें धनिया चमार और नवाब एक साथ बैठ के एक साथ संवाद करें, और ये इन सदनों में मिलता ही नहीं, तो अंग्रेजी सदन है, बिल्कुल सही अंग्रेजी सदन है। अब मैं आता हूं कि अब पॉइंट पर आइए। दूसरी इसमें तीसरी पॉइंट ये है कि लोगों के लिए है, लोगों के लिए है। आप गए हैं, कितना कानून समान रूप से, ये संहिता समान है, समान, इसको इसलिए संविधान इसलिए कहा जाता है, नाम भी इसका कि संविधान है, संविधान से मिलकर संविधान बना है। कानून ये बनाते हैं सबके लिए एक समान होता है ना, हाँ? एक विशेषाधिकार कानून इनको दिया गया है, विशेषाधिकार दिया गया, अपने लिए बनाए हैं कि सदन के लोगों को विशेषाधिकार मिला हुआ है। जब विशेषाधिकार की बात करते हैं तो आपका जो राइट है वो वायोलेट होता है, तब जो राइट टू इक्वलिटी है वो कन्फर्मली वायोलेट होती है। अभी तो 75 साल गुजर गया, कोई इस पर आवाज नहीं, अभी कौन आवाज उठाए? अभी तो देश को डेमोक्रेसी कह के उस पर कब्जा करना है, कौन छोटी छोटी इस पर उलझन में फंसने जाए। तो ये सारे ऐसे कानून बनाए हैं, ऐसे कानून बनाए हैं जो स्पष्टता इनके लिए अलग है। अपने लिए इनको फ्री शिक्षा रहेगी, फ्री यातायात रहेगी, जहाज की फ्री रहेगी, चिकित्सा फ्री रहेगी, विशेषाधिकार रहेगा, बहुत सारे कानून। पद पर रहेंगे प्रेसिडेंट और गवर्नर्स, तब तक इनके बाद इनके विरुद्ध दर्ज नहीं कर सकते आप। ये क्या मतलब होता है? आपने मर्डर किया, आपने लूट किया, आप इसलिए गवर्नर हैं तो इसलिए गवर्नर बनने के होने के कारण आपके विरुद्ध वाद नहीं होगा। यह इसलिए होता है कि यह अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था थी कि गवर्नर्स के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं हो सकता था, क्योंकि गवर्नर्स की पहली गवर्नर्स की नियुक्ति 18वीं सदी की 7वीं दहाई में हुई थी, 1770, 71, 65, 66, 67 में हुई थी। वो गवर्नर के ऊपर हिंदुस्तान के चाहे जितना मर्डर करे, जिसको फांसी पर लटका दे, जिसकी हत्या कर दे, उस पर कोई सवाल नहीं हो सकता था। और आज भी गवर्नर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इवन देन प्राइम मिनिस्टर होता है रिटायर हटने के बाद, सीट पर रहते बहुत सारे बाद उन पर आप दर्ज नहीं करा सकती। ये तो वायोलेशन है पूरी तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो डेमोक्रेसी नहीं, अब तो घोटाले निकल रहे हैं, पहले के जितने भी पहले अब तो निकल रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं जिन्होंने घोटाला किस प्राइम मिनिस्टर को वहां से सीट से बंद किया गया? जब वो मैं क्या करूं, किस गवर्नर को सीट से जेल में ले जाया गया? बताइए किस गवर्नर को ले जाया गया? वायोलेशन में बता दूंगा तो अभी आपको ये होगा कि ये ऑनरेबल जुडिशियरी क्या कर रही है इस देश की। जब आपने कहा कि आचार संहिता नहीं टूटा, जब इलेक्टोरल बॉन्ड मिसयूज हुआ है, गलत पूरी प्रक्रिया वो गलत हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड की, और उसी से आपने चुनाव लड़के चुनाव जीता है, तो चुनाव आपका कैसे चल रहा है? आपका तो कंडम खत्म होना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए चुनाव। ये बात मत करिए डेमोक्रेसी का। अब डेमोक्रेसी, भारत की ये डेमोक्रेसी है, यहाँ लोकतंत्र के नाम पर लोग यही जानते हैं कि मतदान को लोकतंत्र जानते हैं, मतदान को भारत में लोकतंत्र समझते हैं लोग। और हमारी पीढ़ी के ने हिंदुस्तान के साथ बहुत अनर्थ किया। हमने अच्छे लोगों की पहचान नहीं की, ये मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि हमारे भीतर शिक्षा का अभाव था। चरित्र और अनुशासन की भीत जानती हैं किससे खड़ा होता है? चरित्र और अनुशासन की भीत, मैंने दीवार, हम लोग गांव में भीत कहते हैं, उसकी मिट्टी की दीवार को भीत कहा जाता था, इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। चरित्र और अनुशासन की भीत सत्य और अहिंसा पर खड़ी होती है। यही गांधी कहा करते थे इस मुल्क को। जिस व्यक्ति के अंदर सत्य और अहिंसा नहीं है, ठीक है ना, उस देश का, और आज इस देश के लोकतंत्र इसी दशा में पहुंचा है।
कि जो लोग लोकतंत्र के मुखिया बने हैं, 5,000 लोगों के पास 5,000 अप्रॉक्सीमेट ऐसे घर हैं, घराने हैं जिनका लोकतंत्र पर कब्जा है। किसी भी व्यक्ति ने पूछा कभी कि एक बार से अधिक सांसद और विधायक कोई है तो आप क्यों हैं, और जब दूसरे लोगों को जाने दीजिए, और क्या वो कोई नौकरी है कि जाकर उस सदन में ऐश्वर्य भोग रहे हैं? किसी को पूछने की क्षमता नहीं है, पढ़ना लिखना है नहीं। कौन जब संविधान कौन पढ़ता है कि ये बात करे किसी से? जब आप एक व्यक्ति 2 बार 3 बार 6 बार 7 बार और 10 बार पार्लियामेंट या विधायिका का लेजिस्लेशन का यहाँ असेंबली का सदस्य रहेगा, ठीक है ना, तो डेमोक्रेसी का तो कत्ल होगा ही। डेमोक्रेसी का कत्ल होगा, वो तो उसका कब्जा कर लेता है उस सीट के ऊपर ना, वो उत्तराधिकार उस पर कब्जा कर लेता है। दूसरी बात कि जब तक ये कह रहे हैं कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ये सिस्टम हटाने के लिए ही तो जनता द्वारा चुना गया नेता वहां लोकतंत्र पहुंचे। आया था जी, राजतंत्र को खत्म करने का। और राजतंत्र का सबसे बड़ा कैरेक्टर उत्तराधिकार में। और आज आप देखिए ना, यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो उत्तराधिकारी वाला जो नियम है कि जो वो अभी हम बताते हैं कि नेता कैसे है, खत्म हो उसका जाएगा। बेटा वो नेता। कितना आसान है अभी मैं बताता हूँ, अभी रेमेडी भी मैं बताता हूँ, अभी मैं रेमेडी बताता हूँ। चुनाव तो होता है तो कहाँ नेता का बेटा नेता बन रहा है? वोट तो डाले रहा है। आप मैं बताऊं कि यहाँ जो है 7 बार 8 बार, मैं एक ही प्रतिनिधि का उदाहरण बता दूं। ओम प्रकाश पासवान को जानती हैं? सुनी है ना, जिसकी हत्या हुई थी। शहीद का लेबल लगा के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज पर और आगे ब्लॉक पर लगा हुआ, उसका एक स्मृति पट्टिका लगी है। और एक भरे समारोह में उस तरीके से बम फोड़ के मारा गया था। रविंद्र सिंह की हत्या हुई थी, शहीद का लेबल लगा हुआ है। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और ओम प्रकाश पासवान की पत्नी, उनके बेटा, उनके एक बेटा, आप सुनिए जरा, मंदिर में दिग्विजयनाथ सांसद थे, हाँ, उसके बाद अवैधनाथ जी सांसद हुए, आदित्यनाथ जी सांसद हैं। मैं आपको जरा सलीके से बता दूं, देवरिया में चलिए, एक सब शाही जी का परिवार है। लोग चुनते हैं, पसंद करते हैं। जी, पसंद नहीं करते हैं। यही तो मैं कह रहा हूं कि ये ऐसी हमारी सिस्टम बनी है, यदि उनको बता दीजिएगा कि ये तुम्हारी पेट की अतड़ी खींच ले जाएगा, तुमको चाबुक कल ही मारेगा, ये बलात्कारी है, ये न उसको बताया जाता है। इनकी एक चरित्र पट्टिका लगाई जानी चाहिए। इस डेमोक्रेसी का मैं बता रहा हूँ कि इस डेमोक्रेसी कह रही हैं, या ऐसा नमूने का डेमोक्रेसी इन सबों ने खोज के लाया हुआ है कि इस भारत को एकदम, जहाँ कहा जाता है डेमोक्रेसी, ऐसे मिल गया है क्या? इनकी देन है क्या? इन लुटेरों की फांसी और कुर्बानी की देन है, असंख्य की फांसी की कुर्बानी की देन है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मतलब वो सच्चाई पहले नहीं, educate सच्चाई करिए, नहीं, पहले आप सुनिए educate ना, आप करिए। बोल रहे हैं सच्चाई नहीं बताते जी। लेकिन जब चुनाव लड़ते हैं तो उसमें सब कुछ भरते हैं कि उनके ऊपर कितना केस चल रहा आप है, हमसे क्या कुछ बताइए, चल रहा है। 5 किलो 500 रुपया, 1,000 रुपया उसको जिस वोटर को दिया जाता है, उसके बाद वो जानता है क्या? 100 किलोमीटर, 150, 200, 500 किलोमीटर से दूर एक प्रत्याशी उतारता है, वो जहाज से उतरता है, पैसा प्रत्याशी के घर पहुंच जाता, वो नहीं जानता है कि ये डाका करता है कि कौन सा काम करता है। किसी मतदाता को, पढ़े लिखे को तो पता है, पढ़े लिखे मुट्ठी भर मतदाता को, लेकिन जो पढ़ा लिखा नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, उसको कुछ नहीं पता यार। कैसी आप बिल्कुल, मैं वो बात कर रहा हूं जिससे ये वतन गड्ढे में चलता चला जा रहा है और चला जाएगा। ऐसी ही सोच रहेगी कि हाँ ये हो रहा है, वो तो समझ के वोट देता है। कहीं कोई समझ के वोट नहीं देता है। मुझे वोट देना हो और इस देश में आज देना हो तो मैं किसी को वोट नहीं दे सकता। नोटा दबाएंगे? नहीं, वो भी नहीं दबाएंगे, उसका नोटा कोई भी नहीं फायदा करेंगे? नहीं, वो भी नहीं करेंगे। हाँ, हम इनसे संवाद करके, ऐसे ही कोई कैमरामैन आएगा तो इनकी ऐसी की तैसी करके और उसके बाद छोड़ देंगे इनको। हम उस दबाने से कोई फायदा नहीं होता है। अब उसमें ये लगा दें कि 50% से अधिक उस पर बटन दब गया तो चुनाव किसी को कोई विजयी नहीं होगा, इस तरीके से कर दें तब बात बनेगी। लेकिन वो रेमेडी नहीं है, रेमेडी पर हम आते हैं आपको। तो भारत का लोकतंत्र यह है, और आज़ादी के बाद से यह ऐसे देखने में तो लोकतंत्र जैसा भारत दिखता है जब मंचों पर बोला जाता है कि भारत। लोकतंत्र जानती हैं क्या दिखता है? वो आपका पर्दा लगा है, आपको बहुत अच्छा लगता होगा जब परेड होता है दिल्ली का,
और परेड होता होगा और शाही सवारी निकलती है, रॉयल ट्रेन एक चलती है इस प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है ना। अभी आए थे कोविद जो है, कानपुर में उनका घर है, पिछली बार कोरोना काल में कोविद आए थे, तब मैं यहीं अनशन किया था। ट्रेनें बंद की गई थी और कोरोना काल में वो आए थे, ट्रेनें बंद की गई थी, ठीक ना। सबकी ट्रेन बंद थी, उनकी ट्रेन आई हुई थी और वह एक आदमी बैठ के आया हुआ था उस ट्रेन में। अंग्रेज यही काम करते थे। और जब यार एक आदमी के लिए करोड़ों रुपए व्यय करके जिस ट्रेन, उस देश में जहां आधे लोग जो है फटे हाल हैं, पेट नहीं, ये तो सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। यही डेमोक्रेसी आपको अच्छी लग रही है, रिपब्लिकन आपको अच्छा लग रहा है। जब प्रधानमंत्री की जहाज उतरती है 10,000 करोड़ की और पता चलता है कि हजारों गाड़ियां आगे हजारों पीछे, वहाँ हेलीकॉप्टर रहता है, वहाँ उतरता है और कारपोरेट पर, रेड कारपोरेट पर बैठ के उस डायस पर जाता है। यही हिंदुस्तान है, चीथड़े में जीता हुआ हिंदुस्तान है आज भी, 21वीं सदी के तीसरी दहाई में चीथड़े में जीता हुआ। ये कोई हम स्लोगन नहीं बोल रहे हैं, हम उस जिस जगह से आते हैं उस तरह उस जगह की बोल रहे हैं। इस गोरखपुर में सोमालिया है, सोमालिया की बस्ती इसी गोरखपुर में है। तो आप ये सब न कहिए कि ये देखने में, तो आप ये कह रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो कुछ तरीके का समाजवाद है, मतलब एक तरीके की बराबरी एक तरीके की बराबरी होनी चाहिए, क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री है तो उनको उतनी सुधाएं तो मिलनी ही चाहिए, नहीं तो फिर वो कैसे, मतलब अभी आज यहाँ पे कुछ है, आज गोरखपुर में कुछ हो रहा है, कल कहीं बनारस होगा, कहीं होगा, तो उनके पास सुविधाएं तो होंगी, तभी तो हर जगह वो मौजूद होंगे ना। वो तो वोट खरीदने जाता है, आपको अब बोलिए, वो वोट खरीदने जाता है। इस देश के सुविधाएं तो होनी चाहिए ना, तभी तो वो हर जगह। इस देश के प्रधानमंत्री जब से आज़ादी मिली है, जब भी उठ के जहाज़ों से गए, वो वोट खरीदने गए। उन्होंने इंडस्ट्री जहां भी प्रारंभ में, मतलब उन राष्ट्रवादी जवाहरलाल के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। बाद में जो 80 की दहाई के बाद जो पीएम और सीएम ये सब जाते हैं, जहां उड़ के गए, वहाँ कुछ बनाने नहीं जाते, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने, लोगों की तरक्की के लिए नहीं जाते। वो ये इनिशियली जाते हैं कि वो हम ये काम कर रहे हैं, हम अगली बार चुनाव जीतेंगे। इस देश को अपने कब्जे में करने के लिए जाने की उसकी ज़रूरत नहीं है। जितनी बार हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जितनी बार अयोध्या में विजिट हुआ पीएम का, पीएम अयोध्या में क्या करने आता है? पीएम जो गया बनारस है, उनकी आस्था घर में रहनी चाहिए। आस्था सड़क पर आने की चीज़ नहीं है। आप इस तरह का कैजुअल सवाल बिल्कुल ना किया करिए पल्लवी जी, आप पढ़ लिख के आइए। आस्था थोपने, आपका बात कोई काटे तो आप आस्था नहीं है, बिल्कुल कहूँगा। आस्था जो है निजी होता है। आस्था अंधविश्वास की भीत पर खड़ा होता है, विज्ञान को दफन करके खड़ा होता है। वो जाते हैं, उनके बोलने का, एक कदम पैर रखने का करोड़ों रुपया व्यय होता है। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, किसी मीडिया से मिला है कि 2.5 करोड़ का अप्रॉक्सीमेट खर्च उनके ऊपर बैठता है। अयोध्या में क्या कर रहे हैं आप? पूजा कर रहे हैं, बनारस में जाके दीवार खड़ा करवा रहे हैं, भीत खड़ा करवा रहे हैं, कॉरिडोर बनवा रहे हैं। ये अपने घर बनवाइए ना। उस जगह को क्या करने जा रहे हैं? उससे वहाँ इंडस्ट्री आपने बनाई, वहाँ कोई विश्वविद्यालय आपने खोला, वहाँ कोई चिकित्सालय खोला, वो किस तरह का डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट के किस कैटेगरी में आता है? आप कोई बताएगा कि प्रधानमंत्री यदि मंदिर का शिलान्यास कराता है, वो हम मान लें कि रिलीजियस उसकी फ्रीडम है, तो आस्था और अंधविश्वास और पाखंड आपका निजी चीज है। अपने घर में कई मंदिर बनवाइए, किसी की पूजा करिए, लेकिन आप सरकारी संसाधन और खजाने का जो भारत के संसाधन और संपत्ति पर भारित है, उन जहाज़ों से उड़ के आप जाके इस हिंदुस्तान को आप कह रही हैं कि कहीं कोई डेमोक्रेसी नहीं है। पहले भी डेमोक्रेसी नहीं थी, अंग्रेजों से जो टेक की गई है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी नहीं है। अब मैं आता हूं कि जो भी बची खुची लंगड़ी खुचड़ी डेमोक्रेसी थी, वो 2004 नहीं थी, फिर कह रहे हैं जो भी लंगड़ी इतनी तो है ना कि लोग चुन के इतना तो जान लेते हैं कि हम वोट डालते हैं, इतना तो जानते हैं ना। इतना ही से हम कट लें कि हम डेमोक्रेसी के हिस्सा हैं। चलिए, हम आपकी बात मान लिए, डेमोक्रेसी मेरे लिए है, ये और डेमोक्रेसी ठीक है ना, मेरे लिए है, हमारे लिए तो है ही नहीं है। आपने अपना सीमित लोग उस डेमोक्रेसी में उसको संचालित कर रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। जो भी उसमें पहुंचने की प्रक्रिया है सदनों में, उसमें सामान्य आदमी 100 करोड़ लोग उसमें कभी भी सोच भी नहीं पाएगा। ठीक, थोड़े से चालाक पैसे वाले लोग उसमें आजमाइश करते हैं इस डेमोक्रेसी में।
अब हम आते हैं 2014 के बाद की डेमोक्रेसी में, जो जिस डेमोक्रेसी को नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाए हैं, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को। तो देखिए, कोई चीज़ किसी की अब क्या छाप कोई छोड़ रहा है उसके व्यक्तित्व पर का उस पर छाप होता है। नरेंद्र मोदी की जो पौधशाला है, जो ये पुत्र हैं, वो जो है आरएसएस के कुंड से निकले हुए हैं, इतना तो आपको पता ही है। संघ से निकले हुए हैं। संघ में कितनी डेमोक्रेसी है हमें इस मीडिया पर क्या पढ़ाएंगे, वो लोग तो जानेंगे नहीं, जो छोड़े से लोग जानेंगे। अभी कुछ बोलूँगा तो गाली देंगे, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। संघ में कितनी डेमोक्रेसी है आप भी जानती होंगी, विजेंद्र जी जैसे एडिटर जानते ही हैं, आगे नहीं बढ़ूंगा। वहीं से निकले हुए व्यक्ति हैं। इन्होंने सत्ता थामने के बाद जो भी डेमोक्रेटिक एलिमेंट था उसको, जैसे कि एग्जांपल सभी डेमोक्रेटिक एलिमेंट था, जैसे पार्लियामेंट को ले लें, प्रोसीडिंग्स ले लें, विधायन की प्रक्रिया ले लें, एक एक पर हम विधायन की प्रक्रिया को लेते हैं। विधायन की प्रक्रिया पर एग्जांपल लेके समझाएंगे तो समझने हाँ, वालों को भी विधायन की आसानी होगी। प्रक्रिया, जो विधायन की प्रक्रिया है, कानून बनाने की प्रोसीजर है, जिस पर ऑनरेबल जस्टिस एन.वी. रमन ने ही, इनके पहले वाले ने कहा कि विधायन की प्रक्रिया समुचित विधायन नहीं हो रहा है भारत के अंदर, जो बहस करके और विपक्षा सत्ता पक्ष में करके होता है। अब इनके कई कानूनों का हम उदाहरण भी दे दें। इनका जीएसटी कानून इन्होंने बनाया, ठीक, डीमोनिटाइजेशन इन्होंने किया। बहस नहीं। अब डीमोनिटाइजेशन रात में धोखे से किया, आधी रात को लागू किया, 8 नवंबर को 16 में। 1 जुलाई को इन्होंने जीएसटी इम्पोज कर दिया, सम्यक बहस नहीं हुई, उस पर बाद में बहुत चर्चा भी हुई थी। एनईपी 2020, जब कोरोना का चारों तरफ सब कुछ सीज था, सदन में कोई पहुंच रहा था नहीं रहा था, उस समय या कोरोना से थोड़ा पहले, मुझे लगता है कि जो है थोड़ा सा पहले नहीं, कोरोना सितंबर वगैरह में, जब भी हो उस पर बिना सम्यक बहस के 2020 को इन्होंने इम्पोज किया। कृषि एग्रीकल्चर कानून उसी 2020 में ही जो है अक्टूबर या कब इन्होंने उसको कृषि कानून को लाया, और बिना सम्यक बहस किए। यह इस बात का नजीर है कि इन्होंने अपने आप जेब से निकाला था, और दिखाने के लिए भाई 372 आपके 70 मेंबर्स हैं, हो गया, पास हो गया। लेकिन ये डेमोक्रेसी का मतलब थोड़े ना है कि पूरे भारत को आप नीलाम करने जा रहे हैं, कृषि को ठेके पर देने जा रहे हैं, न किसान से पूछ रहे हैं, जिसको आप बेच रहे हैं कि पूंजीपतियों के हाथ, उसका जीवन के बारे में पूछ नहीं रहे हैं। उससे पूछे ही नहीं, ठीक है, उससे नहीं पूछ रहे हैं, कम से कम सदन के सभी मेंबर्स से तो पूछिए कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है। और ये बात सिद्ध करता है कि आपने अपने आप उसको रद्द कर दिया, सदन के बाहर ही ऐलान किया कि हम रद्द कर रहे हैं। ये एक कुछ भी प्रोसीजरल नहीं चल रहा था। आपने ट्रेड बिल उसी के दौरान पास किया, एजुकेशन बिल पास किया, आपने जीएसटी बिल पास किया, और 22 में देखिए ना कि चंडीगढ़ में बैठ के आपने खाने पीने पर आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी, दवा पर जीएसटी समाप्त करें, इस पर जीएसटी लगा दिया। 7 आइटम, ये जीवन है, इस पर जीएसटी लग सकता है। तो आप एक काम किया, सदन में आपने किसी से पूछा हो, इस देश का 120 करोड़ तो जानता ही नहीं है, 140 करोड़ नहीं जानता है कि सेंट्रल विस्टा कौन सा बला है, ये क्या है। 140 नहीं, 2 करोड़ लोग जानते होंगे, वो भी बनने के बाद तमाम हाहाकार हुआ है, विरोध हुआ है, तब जान रहे हैं। सेंट्रल विस्टा आपने 20,000 करोड़, फिर 40,000, पता नहीं लाखों करोड़ लगा के बनवाया, हमारे पास इसका आंकड़ा नहीं है। सेंट्रल विस्टा की कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी हिंदुस्तान के अंदर। 100 साल तक वो अभी जो भवन बना है, 100 साल तक वो कामयाब था। अपना सेंट्रल विस्टा बनवाया, इतना ही नहीं किया, उसमें संगोल लेके राजतंत्रों में जिस तरीके से पाखंड, जिस तरीके से परफॉर्मेंस होता था, संगोल आपने भाजा सदन में। गीता पढ़वाया, उसमें कुरान आपने पढ़वाया। कुरान क्यों पढ़वाया? गीता पढ़वाने की, पाखंड करने की क्या ज़रूरत थी उस सदन के अंदर? डेमोक्रेसी कहाँ छोड़ा? जिस दिन आप डेमोक्रेसी कर रहे थे, डेमोक्रेसी की मदर ऑफ डेमोक्रेसी को दिखा रहे थे, दुनिया में बार रहे थे, ठीक उसी दिन रोड पर दिल्ली के अंदर बेटियों को सड़क पर घसीटा जा रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी। उधर जो है मणिपुर में आग लगी हुई थी, आप इधर खेल रहे थे। आपने डेमोक्रेसी का, पूरी डेमोक्रेसी का, उसके बाद जो एक वीडियो में देख रहा था, किस तरीके से एक के बाद एक जो नेता हैं, पार्टियां हैं, उनको तोड़ते गए। ईडी का इस्तेमाल
किस तरीके से आपने आईटी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल, जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो डायरेक्टली पीएम जो गृह मंत्रालय के साथ काम करती हैं, गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती हैं एक तरीके से, उनको अपने जेब में रखा। और अभी मैं एक और मिसाल दूंगा इनको, इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से जो निर्देशन और कंट्रोल जो चुनाव को नियंत्रण और निर्देशन का काम करता है, उसको आपने जेब में रख लिया। उसको जो थोड़ा सा लोकतांत्रिक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपने स्वतः चीफ जस्टिस उसमें मेंबर बनने की कोशिश की है, उसको भी आपने किनारे कर दिया। सबसे बड़ा काम इन्होंने किया, डेमोक्रेसी का तो बाजा इन्होंने तब बजा दिया जब प्रेसिडेंट को अपने जेब से निकाले, अपने कोविड को जेब से निकाला, उसको जिताया। फिर दोबारा अभी ऑनरेबल इस समय वर्तमान जो प्रेसिडेंट हैं इस समय, उनको अपने जेब से निकाला, उनको जिताया। वाइस प्रेसिडेंट को जेब से निकाला, उनको अपने संख्या बल के आधार पर, अब संख्या बल लाठी उसकी भैंस नहीं तो डेमोक्रेसी कहाँ है? आप संख्या बल कैसे आया है कि आपने सीधे वोट खरीद लिया। वोट कुछ नहीं है, वोट बिकने वाली वस्तु है। अब क्या गरीब कोई खाने भी ना मर रहा है, उसको 500 रुपया तो उसके लिए 5 करोड़ के बराबर है। वो बिका, वोट दिया, संख्या बल के बाद आधार पर आपने वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया। संख्या बल आपके पास हुई, आप स्पीकर जो पार्लियामेंट का स्पीकर है वो अपने जेब से निकाल के बैठा लिया। तो आपने डेमोक्रेसी को पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप में अपने अनुसार इन 10 वर्षों में डेमोक्रेसी के पैरों को काट दिया है। डेमोक्रेसी गिर गई है जमीन के ऊपर, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी। यहाँ डेमोक्रेसी का नाम न लीजिएगा, स्पष्टतः डिक्टेटरशिप चल रहा है। एनआरसी सीसीए का मैं अभी छोड़ देता हूँ, एनआरसी सीसीए छोड़ता हूँ, अभी किनारे छोड़ देता हूँ। और ये सीसीसी जो आपका एक कॉमन सिविल कोड, ये भी छोड़ दे, सामान्य सिविल कोड की मैं ट्रिपल सी जो है ये छोड़ता हूँ, ट्रिपल जो तलाक है ये छोड़ता हूँ। चलिए, बहुत सारी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लेकिन एज अबाउट डेमोक्रेसी जब हम बात करते हैं तो नरेंद्र मोदी ने डेमोक्रेसी, और नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी सेटअप के हैं भी नहीं। नरेंद्र मोदी कभी भी डेमोक्रेटिक सेटअप के नहीं है। पितृसत्तात्मक सत्ता के अधीन और प्रभाव में काम करने वाली साम्राज्यवादी ताकत जो अंग्रेजों को वेलकम कर रही थी, जो गुलामी काल में जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई में कोई योगदान नहीं दिया, उस आरएसएस संघी जो हिंदुत्ववादी संघ की जिसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, जिसमें मुसलमान बाहर रहना चाहिए, जिसमें मुसलमान नहीं हो सकता है। और जिस हिंदुस्तान में मुसलमान को निकाल के हिंदुस्तान तो आज़ाद रह ही नहीं नहीं सकता। हिंदुस्तान को चलना है तो मुसलमान तो रहना ही रहना है। इस खून मिट्टी में मुसलमान और हिंदुस्तान दोनों का खून है। तो ये नरेंद्र मोदी उस सेटअप के व्यक्ति हैं, उस सेटअप के हैं जहां लोकतंत्र से कोई रिश्ता नहीं है। तो ये जो पुरुष प्रधान जो प्रतिसत्ता वाली व्यवस्था पर काम करने वाली वो जो आरएसएस है, उसके प्रशिक्षित व्यक्ति हैं। जहां अनुसूचित जाति, नारी और मुहम्मडन का तो कोई सवाल नहीं है। और जब भारत के हिस्से से नारी, अनुसूचित जाति और मुसलमान को निकाल दीजिएगा भारत से, तो भारत के हिस्से में बचेगा क्या? हमको बता दीजिए, भारत के हिस्से में क्या बचेगा? वहाँ किसान नहीं जाता, वहाँ कोई जाता नहीं। वहीं के जहाँ नारी का कोई, अब तो देख रहे हैं कि उसमें नारी प्रतिनिधित्व भी इधर बढ़ाए हैं लोग। जहाँ तिरंगा से परहेज होता था, वहाँ के नरेंद्र मोदी हैं। ये जो तिरंगे का दिखावा करते हैं ना, तिरंगे का दिखावा जो कहे थे पिछली बार तिरंगा यात्रा जब 75 घर घर तिरंगा, हर हर तिरंगा, वहाँ करने के बाद तिरंगा नाली में फेंका गया। पूरे देश में तिरंगा नाली में, बस स्टेशनों पर जगह जगह था, वो गिर के वहीं सड़ा गला, उसको उठाने वाला कोई नहीं था। तो नरेंद्र मोदी इस तरीके के हैं। और मैं इस डेमोक्रेसी से, जिस डेमोक्रेसी की बात आप कर रही हैं, इस डेमोक्रेसी पर बहुत सारी चीज़ें हैं। इस वीडियो में, एक वीडियो में मैं कितनी बात आपसे कर दूं। मैं ये जानता हूं कि अब इसे बचाने का जो वो किसका वीडियो अभी वायरल हो रहा था, जिसका ध्रुव राठी का वीडियो वायरल हो रहा था, उसने इनका सब रख दिया। लेकिन अब एक तलाश करनी है कि इससे कैसे हम निकलें। और
एक्चुअल डेमोक्रेसी हम लागू कैसे करें, ये सबको विचार करना है। और इस विचार की सबसे पहली शर्त है कि हम इस देश में एक समान फ्री शिक्षा करें रातों रात। बिना विलंब किए बेटियों को, अभी भी गरीब बेटियां, अनगिनत बेटियां विद्या से दूर हैं, उनको पढ़ाया जाए, लोगों को पढ़ाया जाए, एक समान विद्यालय पहली शर्त है किया जाए। और दूसरा एक काम कर दिया जाए, एक काम इन लोगों को करना है पार्लियामेंट में, वो पास नहीं करेंगे। एक बार सदन की सदस्यता, एक बार यदि वन इंडिया हो सकता है, वन नेशन वन इलेक्शन, जो आपकी आत्मा से बार बार भुक भुक निकल रहा है, बढ़ रहा है कि किस दिन एक पार्टी हो जाए, किस दिन एक हो जाए, एक इलेक्शन हो जाए, किस दिन हमारी ही पार्टी इस देश पर आबाद हो जाए, ठीक है ना। वहीं एक चीज जोड़ दीजिए कि इलेक्शन में एक बार की सदस्यता, चाहे वो विधायिका यहाँ आप जो है विधानसभा का हो, चाहे पार्लियामेंट को हो, एक बार आप सदस्य हुए, अपने घर चले जाइए। अच्छा, दोबारा नहीं? ना, वो कोई जरूरत ही नहीं है। वो केवल आपकी कंसल्टेंसी के लिए है कि लोगों की समस्या आप बनाएंगे, लोगों के प्रतिनिधि हैं। नौकरी करने, कब्जा करने तो गए हैं, ऐश्वर्य सुख भोगने तो गए नहीं है। बड़ी बड़ी विलासिता की चीजें, बड़ा बड़ा वेतन, एक इंसान एक बार एक बार वन टाइम। ये आज जो आपको लग रहा है ना, ये न हुआ तो कहिएगा मैं रहूं ना रहूं। डेमोक्रेसी ये नहीं होगा तो डेमोक्रेसी के ऊपर और इस देश के चंद 2-4 हजार घराने कब्जा कर लेंगी और इस पर युद्ध होगा इसके लिए। और कोई हथियारों से बंद कोई ऐसी सरकार, अब इस समय तो आप देखिए ना कि इंटरनल सिक्योरिटी को असलहे देकर, और एक आप सही करने पहुंचिए 25 ठो पुलिस वाला असलहा लेके पहुंचता है आपको। मैंने तो इस तरह का सुरक्षा हमारी सुरक्षा में नहीं जाता। ना, वो सत्ता जो झूठ करके काम रिजिड है उसको बचाने जाता है, हमें एक्सपेल करता है, पुश बैक करता है कि तू हट जाए यहाँ से। तो हमें माने जो एजिटेटर है तो वह करना पड़ेगा एक बार। जब तक इन चोरों को, इन बेईमानों को, बलात्कारियों को आप सदनों में जाने से नहीं रोकिएगा, एक बार इनको, अरे यार क्या बात है कि 10-10 बार सदनों में जा रहे हैं, ग्रेट पहले दर्जे के बलात्कारी हैं और उनके पीछे 20-20 ठो आगे, 20 पीछे, 20 सिक्योरिटी दौड़ रहे हैं, वाई श्रेणी की सुरक्षा लगी है, एसपीजी खड़ा है बलात्कारियों के साथ। कैसी डेमोक्रेसी यार, ऐसी डेमोक्रेसी से तो भगवान बचा दे, किसी तरह से कोई इन सबों से भगवान बचा दे। कल तक ये छिछोर सड़कों पर, घरों में इनको पढ़ाई का इनकी कॉलेजिएटिंग तो दूर, स्कूलिंग भी इनकी ठीक ढंग से नहीं हुई। वो लोग आज जाके नीति निर्धारण कर रहे हैं और डेमोक्रेसी के नाम पर इस देश का न जाने क्या कर रहे हैं। वन टाइम का, एक बार, वन चांस। 3 बार इलेक्शन का मौका दीजिए और एक बार मतलब 3 बार तक उनको दीजिए, जैसे पहले सिविल सर्विसेज वगैरह में होता था, 3 अटेम्प्ट था। और ये आपको करना पड़ेगा, नहीं तो चंद घर और चंद लोग 50 साल उस जगह पर रहेंगे और उनके साथ अन्य जुआ जो जिनके पास एक विजन है, जो राजनीति में जाके कुछ करना चाहते हैं, वो वंचित रह जाएंगे, वो भी साथ साथ बूढ़े हो जाएंगे और एक से एक न जाने कितने वो रह जाएंगे। तो एक करना पड़ेगा, एक एजुकेशन करना पड़ेगा और एक यह करना पड़ेगा। दूसरा, जिन बेईमानों के नाम असलहे हैं, असलहे, कोई रिवाल्वर बंदूक लाइसेंस रखा है, जिस क्रिमिनल के नाम, सुन रही है ना, जिसके नाम कोई एक मुकदमा दर्ज हो, जिसके नाम असलहे हैं, मुकदमा दर्ज हो, फाइनल ना हो, इनको चुनाव न लड़ने दिया जाए। अरे तो ऐसे मुकदमे तो ऐसे ही कई बार किसी पे लाद दिए जाते तो न लड़े ना। हमारे ऊपर मुकदमा लाद दिया गया, हम नहीं लड़ेंगे। आपके ऊपर लाद दिया गया, आप नहीं लड़ेंगे। उसमें चली जाएंगी तो क्या हो जाएगा? डाका डालने जा रही हैं क्या? डकैती ही डालने जा रही हैं ना, सुख भोगने जा रही हैं। तभी ना इतने पागल हुए हैं कि डाका, लूट, कांड, हत्या, ये सब क्या बन गया है? ये डेमोक्रेसी में पहुंचने का रास्ता बन गया है। आप डेमोक्रेसी को, इस लोकतंत्र को छोड़ा क्या है आपने? इस लोकतंत्र को छोड़ा नहीं है। कौन जरूरत है वहां जाने का? आपने चोरी किया, समाज सेवा ही करना है तो किसी और तरीके से करिए। मैं नहीं कर रहा हूं। मुझे बताइए, मुझे इतना सम्मान मिलता है, कम से कम करोड़ों लोग मुझे सुनते हैं और करोड़ों लोग कमेंट करते हैं कि हमारे दिल की बात आज बोल रहे हैं।
हमें बहुत करेंगे जेल ले जाएंगे, हमें तो उस सदन में जाना नहीं है। हमें वो सम्मान मिलता है, वो सम्मान मिलता है, अपनी बात मैं बता रहा हूँ, जो ऐसे सदनों में नहीं, न जाने कहीं नहीं मिल सकता। क्यों जा रहे हैं आप, किस बात के लिए जा रहे हैं? आपने असलहा लिया है तो आप घंटे बजे असलहा किस बात के लिए लिए हैं? किस हम तो असलहा नहीं रखे हैं। आप कहिए किसी को, सुरक्षा के लिए रखते हैं वो। उन्हीं को सुरक्षा का डर है। हम तो 24 घंटे काम करके अपने, हमको तो कोई डर नहीं है। हमको डर इनसे है, ये मार देंगे हमें। मुझे डर इनसे है, इन बेईमानों से मुझे प्रतिपल डर है। मैंने लिख के भी दिया है कि ये कभी मार देंगे, इनके ऊपर आंच आएगी मार देंगे, ये मारेंगे। लेकिन हमको तो कोई डर नहीं है। जिनके ऊपर असलहे, जिनके पास असलहे हैं, जिनके ऊपर एक भी मुकदमा है, उनको न चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात जो मैं बता रहा हूं आपसे, उनको रोक दिया जाए और एज तय कर दिया जाए, एज तय कर दिया जाए। और गवर्नर्स का पद इमीडिएट खत्म करिए। अब इनको रखने की ये अंग्रेजी बीज है ना, ये तो नष्ट कर देगा डेमोक्रेसी को। गवर्नर्स का जो पद है वो तो खत्म होगा। गवर्नर्स नहीं बचना है। 1 साल 2 साल 4 साल के अंदर यही सदन, इस गवर्नर्स अब अंतिम टिमटिमाते तारे हैं अंग्रेजी हुकूमत के। सबसे खतरनाक एलिमेंट के रूप में काम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी को जो सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त आज कर रहा है वो गवर्नर्स कर रहा है। और प्राइम मिनिस्टर का जो प्राइम मिनिस्टर पद है, ये नहीं रहना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर केवल क्या करे, कोऑर्डिनेटिंग करे, अध्यक्षता करे। प्राइम मिनिस्टर हो ही ना, कैबिनेट जो मंत्रालय है वो परिषद हो, और उसका जो सबसे वरिष्ठ मेंबर हो, जैसे सर्वोच्च न्यायालय काम करता है, सबसे वरिष्ठ मेंबर मुखिया बनता है, मुख्य प्रधान न्यायाधीश बनता है। तो सबसे वरिष्ठ मेंबर अध्यक्षता करे, वही प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करे। और प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से, बाप रे बाप, पूरी डेमोक्रेसी को आज से नहीं, ये जवाहरलाल जी के समय से होता आ रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर चाहता है वही मंत्री बनाता है, वही चुनाव कराता है, वही जो है सारे मुख्यमंत्रियों को तय कर रहा है, सांसद किसको टिकट देना है। ये कहाँ डेमोक्रेसी है भाई? ये तो पूरा डिक्टेटरशिप है। प्राइम मिनिस्टरशिप इस देश के अंदर काम कर रहा है, और आज से नहीं कर रहा है। ये केवल नरेंद्र मोदी के समय जो क्वालिटी हुई, मैंने गिनाया आपको कि इन्होंने दोनों पैर डेमोक्रेसी का खत्म कर दिया। जाओ इसी से। ये जो बोल रहे हैं कि ये एक अकेली आवाज नहीं है जो आप अभी सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अकेले यहाँ इस कमरे में बैठकर बोल रहे हैं। मैं देख रही हूँ जो भी पढ़ा लिखा वर्ग है वो सब इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मैंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम बहुत बड़े लोग हैं जो इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कई ऐसे जज हैं, वो लोग इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। लगातार इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है, और सब इस मुद्दे पर अभी मैं आपको बता रही थी कि पिछले 5 दिनों से लगातार ये मुद्दा तो बना ही हुआ है। जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है वो अपने अपने तर्क देकर इस मुद्दे को और मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। और कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय तो है ही कि अगर भारत लोकतांत्रिक देश है, जब इसका परचम पूरे देश विदेश में है, तो उसे बचाने और संरक्षित करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी जरूर बनती है। क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो हम अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि भारत जो है वो ऐसा हुआ करता था। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें और आपको संरक्षित करने केवल बचाने का ही नहीं है, उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। वो प्राण देकर मिला हुआ है, वो जीवन फांसी पर लटक के मिला है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, ये राजेंद्र लाहिड़ी, उधम सिंह, आपके ये जो है मदन लाल ढींगरा, चंद्रशेखर आज़ाद, उधर रानी गैडिनल्यू, उधर जो है चापेकर बंधु, उधर 1857 में फांसी पर लटक के डालियों में इनको फांसी दे दी गई। इनको जेलों के अंदर ठूस दिया गया। बटुकेश्वर दत्त को सेलुलर जेल में डाला गया, सावरकर को सेलुलर जेल में रखा गया, तब ये आज़ादी मिली है। इनकी जागीर थोड़े ना है कि ये चबा रहे हैं। इनसे छीनना पड़ेगा। हर हिंदुस्तानी का धर्म हो गया है कि वो अपने डेमोक्रेसी को बचाए। और ये बचाने का मैंने बोला ना कि इमीडिएट, खाली शिक्षा नहीं, एक समान सबके लिए फ्री शिक्षा पहली शर्त। दूसरी, सदनों की सदस्यता, हाँ, 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 टाइम आपका मेंबरशिप, 1 चांस मेंबरशिप, ये आपको ये दीजिए। दूसरा 50% महिलाएं, 50% पुरुष, ये दोनों सदन में बैठे। ये दोनों सदन में बैठे। आया तो है, ये आया नहीं है, वो आया भी तो वो डंप में पड़ा है। उसमें ये आया है कि
सभी जो है फिर सभी पढ़ी लिखी महिला, उन महिलाओं को जरूर ले आइए जो बर्तन धोती हैं घरों में गरीब महिलाएं, वो भी सदन में जानी चाहिए, ये व्यवस्था होनी चाहिए। वो घसुआ से खेती करने वाली महिला, वो गरीब बेटी जो गरीब घर में पलती है, कहीं जानती नहीं, उसको सदन में ले जाना पड़ेगा, तब 50% का। और मैं कह रहा हूँ कि बनेगा ही बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मैं जब दिल्ली चलूंगा तो आग लगा दूंगा इनकी पूरी व्यवस्था के अंदर, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे नहीं चलने दूंगा और नहीं चलेगा। डेमोक्रेसी को ठीक से पालिए। अरे ऐसे डेमोक्रेसी मिला है यार, ये आज़ादी, ये फ्रीडम, ये डेमोक्रेसी, ये कॉन्स्टिट्यूशन देने वाला महानायक समान साम्य पुरुष, दुनिया का वह पुरुष था जिसकी 4 PhD थी, या न जाने कोलंबिया से लेके ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड तक जिसने विद्या अर्जित थी, जिसके धन के अभाव में जिसकी बीवी, जिसके बच्चे सब मर गए और दूर रहते हुए मर गए, उस व्यक्ति ने ये दिया है। यूं ही नहीं आज़ादी मिली है, फांसी के फंदे पर लटकने वाला हिंदुस्तान यहाँ पड़ा हुआ है। इनके बाप का है क्या जो करते चले जा रहे हैं डेमोक्रेसी के साथ और इस कानून के साथ। पूरे देश में अराजकता फैला हुआ है, भय फैला हुआ है, झूठ का माहौल नरेंद्र मोदी ने दिया क्या है? झूठ, भय, अराजकता, डिक्टेटरशिप, यही तो उनके खाते का हिसाब है। उन्होंने अयोध्या में राम टेम्पल दिया है, सबको अच्छा लगता होगा। राम मेरे दिल में है, राम गरीब की झोपड़ी में बस सेवरी के घर में राम रह सकता है। वहाँ जो खरबों रुपया फूंका गया है, चंदे का पैसा, चंदा लगता है कि कहीं से आता है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये दिया है आपने, 370 खत्म किया आपने, जो आपने किया वो NRC है, महिला, आप पेट का हमारे बात कहाँ चला गया? हमारे पेट पर GST क्यों लग गया? हमसे तुम शिक्षा पर फीस क्यों लेते हो? किस बात के लिए लेते हो? मेरी गाड़ियों पर टोल टैक्स, किस बेईमान ने टोल टैक्स लगा दिया? और इतना टोल टैक्स लगाया है कि हम रोड पर नहीं चल सकते, चलने का अधिकार हमारी माँ ने दिया है। जितनी अमनुष्यता से संबंधित कानून है वो नरेंद्र मोदी ने बनाया है। जीवन, मानवता, संविधान, डेमोक्रेसी, इक्विलिटी, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी, सबका कत्ल कर दिया है। कहते हैं कि लोकतंत्र एक खूबसूरत गुलदस्ता है जिसमें सभी रंग के फूल जब होते हैं तभी वो एक गुलदस्ता प्यारा और सुंदर दिखता है। लेकिन कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है उस पर कई दाग आ रहे हैं, जिसको लेकर बातचीत लगातार सोशल मीडिया में है। तमाम बड़े जो पढ़े लिखे समाज के जो लोग हैं वो लोग भी इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। अपनी राय और प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए।